मोदी जी धीरे चलना बड़े धोखे हैं इस राह में। सवाल यही है कि जिस दौर में आर्थिक विकास और विकास के जरिए कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने की बात प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री बनने से पहले वो चीन की विस्तारवादी नीति को लेकर लगातार हमला भी करते रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच अब सरकार एक ऐसे मोड़ पर आकर खड़ी हुई है जहां पर दुनिया को ये संदेश देना जरूरी है कि जो बातचीत चीन के साथ होगी उसमें देश की राष्ट्रीयता और शायद सीमा सुरक्षा भी अहम है और साथ ही विकास का रास्ता भी। इन दो रास्तों के बीच प्रधानमंत्री मोदी को चलना है और इंतजार उस साझा घोषणा पत्र का हो रहा है जिसके जरिए क्या सिर्फ द्विपक्षीय संबंधों का जिक्र होते हुए कितना निवेश चीन भारत में कर रहा है इसका जिक्र होगा। भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर में, खासतौर से पावर सेक्टर में किस तरीके से चीन निवेश करेगा इसका जिक्र होगा। बुलेट ट्रेन का जिक्र हो चुका है कल अहमदाबाद में। अब उसके आगे की स्थिति यह है कि क्या ये $35 बिलियन से लेकर $100 बिलियन तक की स्थिति में दोनों देशों के बीच नए संबंध बन सकते हैं। ये सारी स्थितियों पर हर किसी की बड़ी पैनी नजर है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिसको लेकर बार बार ये बात उठती रही है कि क्यों आखिर प्रधानमंत्री मोदी को लेकर इस बात का जिक्र हो रहा है कि पहली बार नेहरू नीति से इतर भारत चीन को देखने की कोशिश करना चाहता है। बाला जो कि हैदराबाद हाउस के सामने ही मौजूद है, और भाला हम इसका जिक्र पहले भी किया कर चुके हैं, फिर आपको भी जानकारी दे दें कि दरअसल यही वो हैदराबाद हाउस है जहां पर दलाई लामा को ठहराया गया था जब पहली बार वो तिब्बत से निकल कर पहुंचे थे। और अच्छा चलिए इसका जिक्र हम कर दे रहे हैं, खाली बाला के पास चलेंगे। लेकिन इस बीच जानकारी आ रही है कि भारत के स्कूलों को देखने की भी इच्छा जताई गई, तो टैगोर स्कूल में चीन के राष्ट्रपति की पत्नी इस वक्त नजर आ रही हैं। जाहिर है वो कहीं ना कहीं उस संदेश को देना चाह रही है जिसमें दोनों के देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों का जिक्र चूंकि इससे पहले चीन के राष्ट्रपति ने भी किया है और सांस्कृतिक क्रांति के तौर पर चीन की एक पहचान रही है। और इस बात का जिक्र भी बहुत महत्वपूर्ण है कि भारत वह देश है जिसने पहली बार सोशलिस्ट कैंप में किसी को अगर मान्यता दी थी, चीन को मान्यता दी थी, तो 1950 के दशक में ये भारत ही था। और चीन में जब क्रांति हुई थी उसके बाद अमेरिका के साथ उसके बड़े खट्टे रिलेशन हो चुके थे। और अमेरिका चूंकि ताइवान पे उस वक्त कब्जा किए हुए था और उसकी विस्तारवादी नीति का विरोध चीन कर रहा था। This is a single date and the name. चीन के राष्ट्रपति के इस दौरे में जहां एक तरफ भारत और चीन के बीच बहुत मुद्दों पर बातचीत हो रही है और समझौते हो रही है, वहीं दूसरी तरफ तो बातचीत के बीच ये आपसी संबंध बनाना और आपसी सहयोग और कहीं ना कहीं दो पुरानी सभ्यताओं के मिलन का जिक्र भी बार बार अगर चीन के राष्ट्रपति कर रहे हैं तो उनकी पत्नी भी इस संकेत को बहुत साफ तौर पर देना चाहती है कि दोनों देशों के बीच रिश्ते किस रूप में बेहतर और बेहतर हो सके। चीन के साथ भारत के संबंधों का जिक्र इसलिए भी अब महत्वपूर्ण हिंदुस्तान में कम से कम होता चला जा रहा है क्योंकि चीन को लेकर रुचि किस रूप में अब नई पीढ़ी में भी जागी और खासतौर से दोनों देशों के बीच संबंध अब पल बढ़ रहे हैं। तो इस दिशा में भी कम से कम स्कूल और कॉलेज में भी चीनी भाषा पढ़ाई जाने लगी है। कई ऐसे स्कूल हैं जो कि 9वीं क्लास के बाद या 8वीं से ही शुरू हो जाते हैं कि जिसे जो भाषा चुननी है उसमें रूसी भाषा भी है, जर्मन भाषा भी है, चीनी भाषा भी है। और JNU में, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में जो फॉरेन लैंग्वेजेस में बड़ी तादाद में लोग अब एडमिशन ले रहे हैं चीनी भाषा के मद्देनज़र। ये पुरानी स्थिति से हटकर है क्योंकि तादाद लगातार बढ़ी है और दिल्ली विश्वविद्यालय में भी चीनी भाषा पढ़ने वालों की तादाद बढ़ी है। तो कहीं ना कहीं एक आदान प्रदान दोनों देशों की स्थितियों के बीच बढ़ रहा है और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि संबंधों के आर पार देखने की स्थिति में जापान के साथ भारत के संबंध, चाहे उसमें सेतु का काम बौद्ध धर्म ने किया, लेकिन यहाँ पर
सभ्यताओं के मिलन का जिक्र हो रहा है इंडस वैली और दूसरी तरफ पीली नदी के किनारे पली बड़ी सभ्यता। इस स्कूल में मौजूद हमारी संवाददाता कमलजीत, हम सीधे उनके पास चल रहे हैं। कमलजीत। चाइना की फर्स्ट लेडी पेंग ल्यूआंग बच्चों के साथ इस वक्त हैं, बातचीत कर रही हैं और चाइना की डिप्लोमेसी की बात कर रही हैं। एक पूरी बात आ रही थी राइज ऑफ द ड्रैगन की, और इस वक्त अगर हम बात करें चाइना जिस तरह से एक सॉफ्ट पावर की तरह सामने आ रहा है, एक डिप्लोमेसी यूज की जा रही है, बच्चों के साथ इंटरेक्ट कर रही हैं, हंसते खेलते और काफी खुश लग रहे हैं। और बच्चे भी इस वक्त जो कि बिल्कुल झंडे लिए हुए हैं, बहुत चीन और दोनों भारत के इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और जाहिर सी बात है काफी एक्साइटमेंट है। छोटे छोटे से बच्चे हैं, घेर के रखे हैं और छोटा सा ये मोमेंट है। अंदर कथक उन्होंने देखा, रविंद्रनाथ टैगोर की जो पोएम है उसकी उन्होंने चर्चा सुनी और बातचीत की। यहाँ से लोगों से, बच्चों से बात करने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या वो बात कर रहे हैं, किस तरह से उन्होंने इंटरैक्ट किया। आप ये बताइए क्या इंटरैक्शन हुई आपकी वहाँ पे? She shook hands with us and we were very happy to meet her. क्या क्या बातचीत हुई? उन्होंने कुछ हिंदी में बातचीत की, कुछ चाइना में बातचीत की, किस भाषा में बातचीत की? हिंदी में तो नहीं की, लेकिन हम लोग चाइनी में इंटरेक्शन कर रहे हैं। उन्होंने थैंक यू, सीसी, जाइचेन सब कुछ बोल दिया हमें और हम बहुत एक्साइटेड थे। आप लोगों को मैंड्रिन भाषा आती है, चाइनीज भाषा आती है, आप लोगों ने कुछ बात की, क्या बात की? हमने उनको नीहो और कॉन्गी, जो नीहो का मतलब होता है हेलो और कॉन्गी का मतलब वेलकम, हमने उनको हमारे स्कूल में ऐसे स्वागत किया। और जाते वक्त हमने जाइजेन और शेशे बोला। शेशे का मतलब होता है थैंक यू और जाइजेन का मतलब बाय। शेशे भी, नियो भी, जोंगंग भी, यानी वेलकम भी किया है, थैंक यू भी किया है, बाय बाय भी किया गया है। ये एक संवाद है दो भाषाओं के बीच, कहीं ना कहीं संबंधों के मद्देनजर कि आने वाले वक्त में भारत और चीन के बीच किस तरह से संबंध होने हैं। बालकृष्ण, ये वाकई बड़ा महत्वपूर्ण हो गया है कि निवेश करना और दो देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सिर्फ व्यापार और बाजार देखना, ये आधुनिक रीत है दोनों कई देशों के डिप्लोमेसी की। तो क्या भारत और चीन के बीच जो आज साझा घोषणा पत्र निकल कर आएगा वो सिर्फ और सिर्फ केंद्रित इसी पर रहेगा कि क्या संबंध हैं, कितना निवेश हो रहा है दोनों देशों के बीच, किस इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, पावर सेक्टर में क्या होने वाला है, इसी दिशा में रहेगा? प्रसून, बात जो है भारत अपनी तरफ से कुछ बातें जिसको लेकर भारत चिंतित रहता है उसका जिक्र जरूर करेगा, लेकिन मूल बात वही रहेगी जो आप कह रहे हैं, निवेश, इकोनॉमी, इस बातचीत की धुरी वही रहने वाली है। और भारत ये उम्मीद भी करता है कि इकोनॉमिक फ्रंट पे जो उसके साथ जो आगे बढ़ेगा चीन के साथ भारत, तो जो बाकी जो एरिया है, जो प्रॉब्लम के एरिया है, जो बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जो आए दिन सीमा पर तनाव रहता है, उसके लिए भी कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। ये बात सच है कि चीन के साथ रिश्ते बेहतर करने की गरज भारत की ज्यादा है, लेकिन अब वो रिश्ता ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक तरफा हो। दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत कहीं ना कहीं है। भारत को जिन बातों की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, एफडीआई की जरूरत है, रेलवेज में मॉडर्नाइजेशन की जरूरत है, मैन्युफैक्चरिंग जिस पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर रहता है, वो सभी बातें ऐसी हैं जिसपे चीन को महारत हासिल है, जिसपे चीन का लोहा पूरी दुनिया मानती है। दुनिया में सबसे बड़ा फॉरेन रिजर्व इस वक्त चीन के पास है, करीब $4 ट्रिलियन के रिजर्व पे बैठा है और चीन को भी जरूरत है ऐसे बाजार की जहां वो निवेश कर सके और भारत को इन चीजों की जरूरत है। इसलिए बहुत एक स्वाभाविक स्थिति दिखती है कि भारत में आकर निवेश करे। उसी तरह से जो जिस तरह की चीन की महारत है, उसी तरह से आईटी सेक्टर में, फार्मास्यूटिकल सेक्टर में, सर्विस इंडस्ट्रीज में भारत का लोहा अब दुनिया मानती है और कहीं ना कहीं चीन को भी इन चीजों की जरूरत है, क्योंकि चीन में मैन्युफैक्चरिंग को लेकर जानकार कहते हैं कि ग्रोथ का जो एक हाइट थी वो पहुंच चुका है चीन, और इसके बाद अगर वो डाइवर्सिफाई नहीं करता है तो चीन के लिए भी आगे की राह जो है वो बहुत आसान नहीं है। चीन इस बात को भी समझता है कि अगर भारत के साथ उसके रिश्ते बेहतर नहीं होते हैं, लगातार इस तरह के तनाव होते रहते हैं जैसे अभी हो रहे हैं, तो बिल्कुल इसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया ये होगी कि भारत जो है वो अमेरिका के ज़्यादा करीब जाएगा, वो जापान के ज़्यादा करीब जाएगा, और चीन इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि इस इलाके में जहां वो चाहता है कि उसका दबदबा कायम रहे वहां पर अमेरिका का प्रभाव बढ़े। इसलिए दोनों देशों के बीच में कोशिश होगी, दोनों देशों को एक दूसरे की ज़रूरत है, रिश्ते बेहतर करने की जो मजबूरी है वो भारत के सामने ज़्यादा है, क्योंकि भारत हमेशा एक तरह से चिंता लगी रहती है चीन को लेकर, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन कोशिश होगी कि इकोनॉमिक फ्रंट पर दोस्ती आगे बढ़ाई जाए ताकि ये जो मुद्दे हैं उसका भी हल नहीं हो सके फिलहाल, तो हल करने की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके। चलिए बाला, बहुत शुक्रिया। लेकिन जो जानकारी निकल कर आ रही है उसमें भारत, अगर खासतौर से प्रधानमंत्री मोदी की दृष्टि है कि भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के तौर पर दुनिया के सामने रखा जाए, तो इसके संकेत बहुत साफ हैं कि चीन भी मैन्युफैक्चरिंग
में समूची दुनिया को माल आज सप्लाई कर रहा है। और कहते हैं अमेरिका में तो सुबह होती है तो भी चीनी माल से शुरुआत होती है और रात होती है तो भी उस नूडल्स के जरिए होती है। इसलिए ये सवाल है कि दो देश प्रतिस्पर्धा में भी आमने सामने खड़े हैं और शायद संबंधों में इस बात का जिक्र जरूर होगा। ये दोस्ती और प्रतिस्पर्धा के बीच संबंधों की बात हो रही है, क्या उस दिशा में एक सहमति बनेगी? इंतजार हर किसी को इसी का है कि साझा घोषणा पत्र में क्या निकल कर आता है। भारत और चीन के बीच साझा घोषणा पत्र का इंतजार हर किसी को है। इस वक्त बातचीत चल रही है प्रधानमंत्री और चीन के राष्ट्रपति के बीच, लेकिन इन सब के बीच एक स्थिति आज दूसरी भी आई जिसमें तिब्बती प्रदर्शनकारी सड़क पर निकल आए। हालांकि एक तरफ बातचीत हो रही थी जिस समय ये संवाद बन रहा था, उस सब के बीच तिब्बतियों ने प्रदर्शन किया कुछ जगहों पर, जो कि खासतौर से दिल्ली के जिन इलाकों में जो मजनू का टीला इलाका है उस जगह पे जो रहते हैं वहाँ पर वो प्रदर्शन करने के लिए बाहर आए और अपना विरोध प्रदर्शन किया। ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि इस बीच में एक धार्मिक सम्मेलन भी होना था और उसमें दलाई लामा को दिल्ली भी पहुँचना था, लेकिन चीन के राष्ट्रपति की इस यात्रा के मद्देनज़र उस पूरी धर्म सम्मेलन को 20 तारीख कर दिया गया। 20 तारीख के बाद कर दिया गया कि जब राष्ट्रपति चले जाएंगे उसके बाद वो धर्म सम्मेलन होगा कि ऑकवर्ड सिचुएशन ना बने। लेकिन दूसरी तरफ जो विरोध प्रदर्शन करने की स्थिति थी या फिर खामोशी से बैठकर जो तिब्बत को लेकर ये लगातार पूरे देश में इस बात का जिक्र होते रहा है कि जिस वक्त दलाई लामा तिब्बत से भारत पहुंचे थे उस वक्त चीन ने विरोध किया था और भारत के खिलाफ काफ़ी कुछ कहा था। उस वक्त माओ ने नेहरू को आधा इंसान आधा शैतान तक कहा था और वो चाहता था कि भारत लौटा दे दलाई लामा को, लेकिन भारत ने लौटाया नहीं बल्कि वो सिर्फ भारत में आए, स्वागत किया गया, असम के तेजपुर में रुके, उसके बाद दिल्ली आए और संयोग देखिए दिल्ली के में उसी हैदराबाद हाउस में दलाई लामा को ठहराया गया था 50 के दशक में, जिसमें आज बैठक चल रही है चीन के राष्ट्रपति के साथ बैठकर। इतना ही नहीं बल्कि कई मौके ऐसे आए जिसमें खासतौर से चाउ एन लाई जिस वक्त 1960 में भारत आए थे उस समय ये सवाल बार बार खड़ा हुआ था कि क्या तिब्बत को लेकर किस रूप में भारत की नीति होनी चाहिए, और लगातार चीन ये कहता रहा कि वो हमारी टेरिटरी है, हमारा इलाका है। हालांकि भारत में रहने वाले तिब्बती लगातार इसका विरोध भी करते रहे हैं और भारत ने चूंकि एक आश्रय दिया हुआ है तिब्बतियों को, इसलिए इस पर बहस कभी नहीं हुई है। लेकिन दूसरा हिस्सा यह भी है कि घुसपैठ को लेकर भी बहस नहीं हुई है। घुसपैठ इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज से नहीं, आरएसएस या संघ परिवार 1962 से चीन की नीति के खिलाफ रहा है और ये सवाल अब इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि संघ से निकले संघ के प्रचारक नरेंद्र मोदी अब देश के प्रधानमंत्री हैं, तो जाहिर है एक चीन को लेकर जो एक पूरी नीति रही है उस नीति से इतर देखने की स्थिति में क्या ये सरकार होगी जो नेहरू नीति रही। नेहरू की भूल का जिक्र 1962 से लेकर बार बार होते रहा है, इसलिए ये सवाल बार बार आ रहा है क्या सरकार कोई दूसरी लकीर पकड़ेगी या नहीं पकड़ेगी, या नेहरू नीति के आधार पर ही विदेश नीति को चीन के साथ संबंधों के मद्देनजर बनाए रखेगी।